हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है और आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है फ्लावर। हम इस लेक्चर में फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और उसके साथ साथ सिमेट्री, सेक्सुअलिटी जैसे टॉपिक्स पढ़ने वाले। हमारे चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंस से। ह्यूमन लाइफ की अगर बात करें तो ह्यूमंस की लाइफ में फ्लावर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर हम ह्यूमन के एंगल से देखें तो हम लोग ऑर्नामेंट्स की तरह इसको यूज़ करते हैं। शादी वगैरह में जो फीमेल्स होती है वो अपने बालों में फ्लावर्स को लगाती है। इमोशंस को शो करने के लिए भी फ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रेड रोज मोस्टली लव को शो करता है, पिंक फ्लावर्स केयर और वाइट फ्लावर्स मोस्टली पीस शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कॉलेजेस के अंदर जब फ्लावर डे होता है तब प्रपोज के लिए लोग रेड रोज को यूज करते हैं। तो इमोशंस को शो करने के लिए भी फ्लावर्स का यूटिलाइजेशन है। उसके साथ साथ आप देखिए काफी सारी स्पिरिचुअल रिचुअल्स में भी फ्लावर्स का यूटिलाइजेशन है। जैसे विष्णु को लोटस चढ़ाया जाता है, भगवान शिव को धतूरा और हनुमान जी को कैलोट्रॉपिस चढ़ाया जाता है। पर फ्लावर्स की ये तो हमने बात की इम्पोर्टेंस की ह्यूमंस के एंगल से। हमें देखना है कि प्लांट्स ने, खास करके एंजियोस्पर्म्स ने फ्लावर का प्रोडक्शन क्यों किया। The flower is the reproductive unit in the angiosperm. एंजियोस्पर्म ने एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट फ्लावर को प्रोड्यूस किया है। कौन सा रिप्रोडक्शन करने के लिए? इट इज मींट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए कि यहाँ पर एक डिफरेंट तरीके का रिप्रोडक्टिव यूनिट फॉर्म हुआ है जिसका नाम हमने फ्लावर रखा। और एंजियोस्पर्म ही सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स है। जिम्नोस्पर्म कॉन्स के जरिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब वैसे ही एंजियोस्पर्म भी कॉन्स बनाते, स्ट्रॉबेरी बनाते, तो क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम ये था कि ये ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं हो पाते। नेचर ने हर एक स्पीशीज के बेस में एक ग्रिड तो रखी है। खुद की डोमिनेशन का एक अंदर से एक चाहत होना, इच्छा होनी, या फिर खुद की पॉपुलेशन को बढ़ाना। और इसके पीछे रीज़न यही है कि वो अपना एग्जिस्टेंस नहीं खोना चाहता। हजारों सालों की इवोल्यूशन की मेहनत से नई स्पीशीज बनती है और हर एक स्पीशीज चाहती है कि उनका एग्जिस्टेंस इस दुनिया में बना रहे। और उसी के लिए रिप्रोडक्शन जनरली फॉर्म करवाया जाता है, जिससे ओल्ड इंडिविजुअल अगर मर जाते हैं तो नए इंडिविजुअल उन स्पीशीज को आगे बढ़ाते रहे। इसी वजह से फ्लावर प्रोड्यूस करवाया गया है। उसमें से सीड्स बनेंगे और सीड्स के फॉर्म में नए प्लांट्स कंटिन्यूअसली फॉर्म होते जाएंगे। पर सीड्स का प्रोडक्शन तो जिम्नोस्पर्म में भी होता है। पर यहाँ एक बड़ा फायदा है कि फ्लावर्स अट्रैक्टिव होते हैं, ब्राइट होते हैं और वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इससे सीड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर पोलिनेशन है वो ज़्यादा बेटर वे में होगा। तो जितने ज़्यादा सीड उतना प्लांट पॉपुलेशन और ज़्यादा, और उतना इवोल्यूशन में और बेटर वे में अपना एग्जिस्टेंस बचाए रखने के लिए एक बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी वजह से फ्लावर का प्रोडक्शन एंजियोस्पर्म में हुआ। ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो ये हमने इंपॉर्टेंस देखा कि किस तरीके से एंजियोस्पर्म ने किस पर्पस के लिए फ्लावर्स को प्रोड्यूस करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पार्ट्स देखते हैं। वैसे तो आप सब फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में जानते ही हैं। लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आप सबने फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ रखा है। वैसे तो टिपिकल फ्लावर को ले लो तो उसके पास 4 डिफरेंट काइंड ऑफ मेन वॉल्स होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं। सेपल्स का ग्रुप, प्रेटल्स का ग्रुप, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये 4 मेन इंपॉर्टेंट फ्लावर वॉल्ड है। पर ये कहाँ आए हुए हैं? वो आए हुए हैं पेडिसिल का स्वॉलन एंड है वहाँ। सबसे पहले समझते पेडिसिल कहाँ है। ये पेडिसिल है। पेडिसिल को पेडिसिल और स्टॉक दोनों नाम से जाना जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? तो ये जो इतना हिस्सा यहाँ आपको दिखा रखा है ये पेडिसिल है। अब पेडिसिल का मेन फंक्शन है कि पेडिसिल ही वो पोर्शन है जो फ्लावर को स्टेम या तो ब्रांच से कनेक्ट करके रखता है। सपोज ये स्टेम है या तो ब्रांच है, उससे कनेक्ट करके रखने का काम किसका है? इसी का, पेडिसिल या तो स्टॉक। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पेडिसिल और स्टॉक एक तरीके से फ्लावर की डंडी है, जैसे पेटियोल लीफ की डंडी थी। तो पेडिसिल और स्टॉक स्टेम या तो ब्रांच के साथ फ्लावर को अटैच करवा के रखता है। ये 4 डिफरेंट जो वॉल्स है, सेपल का ग्रुप, पेटल्स का ग्रुप, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो कहाँ आए हुए हैं? इसी पेडिसिल और स्टॉक के स्वॉलन एंड की तरफ।
और उस स्वॉलन एंड को हम क्या नाम देंगे? थैलेमस। तो पेडिसिल और स्टोक का एक फूला हुआ हिस्सा जहाँ से ये सब कुछ निकलता है उसी को हम कहेंगे थैलेमस। तो सपोज ये हमारा पेडिसिल है और ये रेड कलर से मैं जो बना रहा हूँ ये हमारा थैलेमस है। तो ये हो गया स्वॉलन एंड ऑफ स्टॉक और पेडिसिल। पेडिसिल का एक फूला हुआ हिस्सा जिसका नाम हम थैलेमस रखेंगे या तो रिसेप्टिकल। इसको इसलिए दिखाया क्योंकि यही वो पोर्शन है जहाँ से ये रेड डॉट, जहाँ से ये पेडिसिल या स्टॉक या फ्लावर की डंडी 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्स प्रोड्यूस करती है। वो 4 मेन पार्ट्स जो फ्लावर में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए उन पार्ट्स के बारे में देखते हैं। आपने थैलेमस या तो रेसेप्टिकल और स्टॉक या तो पेडिसिल ये सब कुछ देख लिया है। अब बात करते हैं फ्लावर के मेन पार्ट्स की। तो उसमें 4 आपने समझे थे कि 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्स हैं मेन। ये चारों के चारों आ गए, 2 यहाँ रहे और बाकी के 2 यहाँ रहे। अब देखिए कैलिक्स और कोरोला एक्सेसरी ऑर्गन्स है, जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ पर आप एंड्रोशियम मतलब मेल और गाइनोशियम मतलब फीमेल समझिए। हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्हीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होता है जहाँ से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। एंड्रोशियम रिस्पॉन्सिबल है पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन के लिए और गाइनोशियम ओवम के। इसलिए आप कह सकते हैं कि प्लांट्स में अगर फ्लावर के मेन पार्ट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट हुए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये 2 पार्ट जो है वो फ्लावर में सबसे इम्पोर्टेंट है। ह्यूमंस में बात करें तो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हुए? मेल में टेस्टिस क्योंकि वो स्पर्म बनाता है और फीमेल में ओवरी क्योंकि वो ओवम बनाता है। उसके लिए सपोर्टिव सिस्टम भी होती है इन ऑर्गन को सपोर्ट करने के लिए। जैसे मेल में पेनिस है, फीमेल में वजाइना है, वैसे ही प्लांट के अंदर देखिए कैलिक्स और कोरोला सपोर्टिव वॉल्ड है, सपोर्टिव पार्ट्स है। कैलिक्स मतलब सेपल का ग्रुप, कोरोला मतलब पेटल्स का ग्रुप। ये एक्चुअल में ग्रुप ऑफ सेपल है और कोरोला ग्रुप ऑफ पेटल है। तो आप कोई भी प्लांट स्पीशीज लेंगे, खास करके एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं क्योंकि उनमें ही फ्लावर्स होते हैं, तो उनमें आपको मेनली ये 4 जो है वो ऑल्स दिखेंगे। टिपिकल फ्लावर की हम बात कर रहे हैं। कुछ फ्लावर में सिर्फ एंड्रोशियम होता है, कुछ फ्लावर में सिर्फ गाइनोशियम। तो ये 4 आपको वॉल दिखा दिए, मेन पार्ट्स दिखा दिए। पर कुछ प्लांट स्पीशीज ऐसी हैं एंजियोस्पर्म में जिनमें आपको कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं देखने को मिलेगा, और तब हम लोग वर्ड यूज करेंगे पेरिएंथ। जब कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होता, ये बता पाना मुश्किल होता है कि कहाँ है कैलिक्स और कहाँ है कोरोला। जैसे ये देखिए, यहाँ ये ना कैलिक्स है ना कोरोला, ना ये सेपल है वाइट कलर का पोर्शन, ना ये पेटल। इसके लिए एक अलग नाम है टेपल, और टेपल के ही ग्रुप को हम कहते हैं पेरिएंथ। ये नया वर्ड क्यों बनाया गया? क्योंकि ना ये कैलिक्स है ना ये कोरोला है, मतलब कि ये सेपल भी नहीं, मतलब कि ये पेटल भी नहीं। जब सेपल्स और पेटल्स डिस्टिंक्ट नहीं होते, कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते, तब हम इनके लिए लोकल टेपल वर्ड यूज करते हैं और इनके ग्रुप के लिए पेरिएंथ। यहाँ पर आपको जो कुछ भी दिख रहा है ये सारे टेपल्स हैं। इनको हम पेटल्स नहीं कह सकते क्योंकि इनमें कैलिक्स और कोरोला या तो फ्यूज हो चुके हैं ऐसा कहिए, या तो कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है ऐसा भी कह सकते हैं। लिली ऐसी फैमिली में लिली फ्लावर जो होता है अगर वो आपको देखने को मिले तो उनमें ये बहुत ही क्लियर कट देखने को मिलेगा। उनमें आपको पेरिएंथ देखने को मिलता है। जैसे सेपल के ग्रुप को कैलिक्स, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कहते हैं, वैसे टेपल्स के ग्रुप को पेरिएंथ कहेंगे। तो यहाँ पर जो 4 मेन वॉल्ड है, डिफरेंट काइंड ऑफ 4 वॉल्ड है या मेन वॉल्ड है, वो आपने समझ लिए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। पेरिएंथ भी क्या होता है वो भी आपने देख लिया। ये बेसिक पार्ट समझ लिए क्योंकि इन पार्ट्स को हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो उनके अंदर आप लोग पढ़ेंगे कि फ्लावर्स के
मेन पार्ट्स जो है वो कैसे होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम वगैरह सब कुछ डिटेल में। तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल इस लेक्चर में और मूव करते हैं टूवर्ड्स दी फ्लावर एंड दी सेक्सुअलिटी। अब एनिमल के बारे में तो आप जानते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि बाइसेक्सुअलिटी किससे कहते हैं। जनरली एक ही एनिमल के अंदर जब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, मेल एंड फीमेल, तब हम वर्ड यूज करते हैं बाई, मतलब टू। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। इस प्लांट स्पीशीज को देखिए, इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है जिसको हम एंड्रोशियम कहेंगे, और वो कहाँ है, ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। देखिए ये सब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यहाँ, और उसी के साथ साथ यहाँ इसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है जिसको हम गाइनोशियम कहेंगे। तो एक ही फ्लावर में, एक सिंगल फ्लावर में, व्हेन अ फ्लावर, सिंगल फ्लावर की बात करें, जब एक ही फ्लावर के अंदर दोनों चीजें हो, मेल और फीमेल, तब हम वर्ड यूज करते हैं बाइसेक्सुअल। तो देखिए यहाँ पर ये फीमेल है, तो आपको दोनों दिखा दिया, मेल एंड फीमेल जब एक ही फ्लावर में होते हैं तो हम ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसा कहेंगे। यहाँ पर वापस एक बार देख लेते हैं, ये मैं जो भी रेड रेड कलर से दिखा रहा हूँ ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम का हिस्सा है, और ये जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम, मतलब जिसको आप कह सकते हैं। तो जब एक ही फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तब हम वर्ड बाइसेक्सुअल यूज करेंगे। यूनिसेक्सुअल कब यूज करेंगे, जब फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमेंस और ओनली कार्पेल्स इज यूनिसेक्सुअल, जिसका मतलब है या तो उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आइदर, या तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको कार्पेल भी कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये जो फ्लावर है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेमेंस ही है, तो ये मेल फ्लावर है, इसमें आपको स्टेमेंस ही देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होगा, ये सिर्फ पोलन ग्रेन्स बनाएगा। और यहाँ ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है वो फीमेल फ्लावर है, अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ कार्पेल्स होगी या गाइनोशियम। तो जब मेल और फीमेल फ्लावर्स डिस्टिंक्ट हो, एक ही प्लांट पे हो सकते हैं, पर एक प्लांट पे जो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, जैसे सपोज एक प्लांट पे 15 फ्लावर है, तो उसमें से हो सकता है कि जो 7 है वो मेल है और बाकी के बचे 8 फ्लावर है वो फीमेल है। उस तरीके से जब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर डिस्टिंक्ट हो तब हम वर्ड यूनिसेक्सुअल यूज करते हैं। तो फ्लावर के पास आइदर स्टेमेन होगा या फिर कार्पेल, दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों एक साथ एक ही फ्लावर में नहीं होंगे, याद रखना है। और अब आगे बढ़ते इस लेक्चर की लास्ट स्लाइड की तरफ। और वो है सिमेट्री। सिमेट्री के बारे में भी ऑलरेडी हम एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी है, सेम है। यहाँ भी फ्लावर्स के कुछ टाइप्स हैं पर वो सिमेट्री के ऊपर बेस्ड है। फ्लावर सिमेट्री हमारा टॉपिक है। सबसे पहली सिमेट्री जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है। देखो मॉर्फिक वर्ड का मीनिंग क्या होगा, मॉर्फिक मतलब आउटर अपीयरेंस और लुक, एक्सटर्नल फीचर्स, और एक्टिनो का मतलब यहाँ पर हम करेंगे रेडियल, रेडियल सिमेट्री इसका मीनिंग होगा। आपको फ्लावर में रेडियल सिमेट्री के लिए एक्टिनोमॉर्फिक वर्ड ही याद रखना है। रेडियल सिमेट्री वो आपको याद रखना है कि इसका मीनिंग है, बाकी वर्ड लिखना है एक्टिनोमॉर्फिक। रेडियल सिमेट्री कैसे कहते हैं ये आप समझते हैं कि किसी भी फ्लावर को आप एक से ज़्यादा प्लेन से डिवाइड करें और उसके दो इक्वल पार्ट हो सके। जैसे यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूँ तब भी इस फ्लावर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाऊंगा, राइट एंड लेफ्ट में। और सेम उसी तरीके से अगर मैं इसकी जगह इस प्लेन से अगर डिवाइड करूं तब भी उसके दो इक्वल टुकड़े हो जाएंगे, जैसे ये पहला पार्ट, ये सेकंड, और वो भी इक्वल हो गए।
पर अगर मैं वापस से अपना प्लेन बदल दूं और अगर इस प्लेन से डिवाइड करूं तब भी इसके इक्वल टू हाफ पार्ट में डिवीजन हो गए। मतलब मेरे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, कोई एक चॉइस नहीं है। मैं अगर यहाँ से डिवाइड करूँ तब भी ठीक, यहाँ से करूँ तब भी ठीक, यहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ, मेरे पास बहुत सारे प्लान हैं। मैं डिफरेंट 4 डिफरेंट प्लान से डिवाइड कर सकता हूँ इस फ्लावर को, और ये चारों पॉइंट से डिवाइड करने के बाद भी ये इक्वल टू हाफ्स में ही डिवाइड होगा। तब इसके लिए वर्ड रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक यूज किया जाएगा। ये ऑलरेडी एनिमल किंगडम में भी हम पढ़ चुके हैं। एसिमेट्रिक मतलब बिल्कुल सिमेट्री नहीं, इरेग्युलर फ्लावर। अब ये जो बी वाली इमेज है, इसको मैं किसी भी एंगल से, कोई भी डायरेक्शन में, कोई भी प्लेन से डिवाइड करूँ, कहीं से भी कर लूँ, इसके इक्वल 2 टुकड़े नहीं हो सकते। ऐसे करूँगा तब भी नहीं होंगे, ऐसे करूँगा तब भी नहीं होंगे, कोई भी एंगल ले लूँ। इस फ्लावर में ऐसा कोई एंगल या प्लेन मिलेगा ही नहीं, एक्सिस ही नहीं मिलेगी कि जहाँ से डिवाइड करने के बाद ये फ्लावर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। इसलिए इस फ्लावर के लिए एसिमेट्रिकल या इरेग्युलर फ्लावर ऐसा वर्ड यूज किया है। जैसे स्पॉन्जिस थी एनिमल किंगडम में, वैसा। और जाइगोमॉर्फिक वर्ड यूज करेंगे बाइलेटरल सिमेट्री के लिए। अब बाइलेटरल और एक्टिनोमॉर्फिक दोनों में इक्वल टू हाफ्स में ही डिवीजन होता है। फिर डिफरेंस क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक में मेरे पास बहुत सारे प्लेन होते हैं डिवीजन के लिए, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। मैं इन 4 में से कोई भी प्लेन में डिवाइड करूं तब भी 2 इक्वल हाफ्स में ये फ्लावर डिवाइड होगा। पर जाइगोमॉर्फिक जो फ्लावर्स होते हैं उनमें फिक्स होता है प्लेन। मैं सिर्फ इस फ्लावर को, यहाँ जो दिया गया वो सिलेक्टेड प्लेन है, यहीं से अगर डिवाइड करूंगा तभी इसके 2 इक्वल टुकड़े होंगे, अदरवाइज नहीं। अगर इसके अलावा मैं अगर ऐसे डिवाइड करूं तो आप खुद ही देख लो, इसके 2 इक्वल टुकड़े नहीं हो रहे। 2 पेटल यहाँ रह गए और जबकि यहाँ पर 3 पेटल रह गए, इक्वल टुकड़े ही नहीं हुए किसी भी तरीके से। फिक्स है, यहाँ पर फिक्स होता है प्लान, आप उसको नहीं हिला सकते, बस यहीं से आपको काटना पड़ेगा इस फ्लावर को, तभी इसके 2 फिक्स इक्वल हाफ में डिवीजन होंगे। तब हम वर्ड जाइगोमॉर्फिक यूज करेंगे, जिसका मीनिंग है बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये फ्लावर की सिमेट्री हो गई। एक्टिनोमॉर्फिक मींस रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्रिकल मतलब इरेग्युलर, और जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री। मैंने एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक का डिफरेंस भी आपको समझा दिया। और इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।